नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। कहते हैं कि इंसान के शरीर में 78 डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, और इन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में एक छोटा सा ऑर्गन है जिसको कहते हैं हम थायराइड। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा थायराइड को लेकर प्रॉब्लम्स जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि थायराइड जो है ये हमारे जो नेक के एडम्स एप्पल जिसको कहते हैं, इसके नीचे एक छोटा सा खड्डा टाइप है, वहाँ पर ये थायराइड स्थित है। तितली के आकार का एक थायराइड होता है और इसमें दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स सिक्रीट करता है, T3 एंड T4, जिससे हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल्स कहिए या हमारे जो हीट है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, और भी बहुत सारी फंक्शंस हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। दुर्भाग्य से थायराइड छोटा होने के बावजूद उसमें 4 किस्म के कैंसर्स हो सकते हैं। ये 4 किस्म के कैंसर्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं मैं आपको कि थायराइड जो है उसमें 2 टाइप के थायराइड होते हैं, एक हाइपर थायराइड और थायराइडिज्म और एक हाइपोथायराइडिज्म। ये भी क्या है हम जानेंगे। इसके लिए आज हमने इन्वाइट किया HCG कैंसर हॉस्पिटल नागपुर के माने जाने डॉक्टर भास्कर सिंह, जिन्होंने MBBS और MS के बाद DNB हासिल किया ऑन्कोलॉजी में और मिनिमल एक्सेस सर्जरी में फेलोशिप भी हासिल है। एक्सपीरियंस्ड आदमी है, साथ साथ में इनके कई सारी पब्लिकेशंस नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे हैं। स्वागत है सर आपका। सर, इससे पहले कि हम ये सब चालू करें, पहले एक थायराइड को क्या है इसको समझ लेते हैं और फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ अ थायराइड? तो थायराइड एक्चुअली में एक एंडोक्राइन ग्रंथि होती है जो गले के निचले हिस्से में प्रयुक्त होती है। ये श्वास नली के आसपास रहती है और ये बेसिकली हमारी शरीर के लिए जो हार्मोन होते हैं, जो उसको T3 T4 हार्मोन है वो बनाती है। ये हार्मोन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि अपनी शरीर का तापमान, हृदय गति एवं जो खाना जिसको कैलोरीज डाइजेशन जिसको बोलते हैं उसके लिए मददगार होते हैं। ये हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं ये थ्रू आउट द लाइफ ऐसे सीक्रेट होते हैं? हाँ, जो ये हार्मोन होते हैं ये बहुत ज़रूरी हार्मोन्स हैं। ये जो है ये लाइफ लॉन्ग सेक्रेट होते हैं। ये हमारी ब्रेन के पास एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो स्टिमुलेट करती है कि आपको ये हार्मोन सेक्रेट करना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली TSH नाम का एक हार्मोन सेक्रेट करेगी जो जाके थायराइड को स्टिमुलेट बताता है कि ये आप हार्मोन सेक्रेट कीजिए। तो जो जब भी शरीर में ऐसी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए कमी है या ज़्यादा है, तो फिर ये थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, बैलेंस करने के लिए प्रोड्यूस होता है। जी, 2 हार्मोन्स की बात करें तो हम लोग T3 एंड T4, ये स्पेसिफिक नाम के कारण उसमें से T3 T4 बोला जाता है या फंक्शंस ऐसे होते हैं? देखिए, T3 T4 जो होते हैं 2 हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है रिजर्व हार्मोन जिसको बोलते हैं T4 जो होता है उसकी हाफ T हाफ जो उसको बोलते हैं वो ज़्यादा होती है। T3 शॉर्ट एक्टिंग हार्मोन्स होता है, मतलब यदि शरीर में जल्दी जरूरत पड़े तो T3 बनता है। ये एक्चुअली एक जब ये थायराइड हार्मोन बनता है उसकी प्रोसेस होती है कि जब मतलब प्रोसेस के दौरान ही ये T3 T4 बनते हैं और एक्टिविटी एक रिजर्व रखने के लिए T4 बनता है बॉडी में थायराइड में, और जल्दी एक्टिव करने के लिए T3। तो ये हार्मोन दोनों T4 भी T3 में कन्वर्ट हो सकता है। जी सर, 2 टर्म्स में इंट्रोडक्शन में बता रहा था, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। ये क्या होते हैं और इससे क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज होते हैं? देखिए, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म जो शरीर की एक स्थिति होती है जिसमें थायराइड हार्मोन के लेवल के हिसाब से हम उसको डिसाइड करते हैं कि मरीज को हाइपो है या हाइपर है। हाइपो का मतलब होता है कम, एक्टिव। हाइपो मतलब कम। हाँ। मतलब यदि शरीर में थायराइड हार्मोन कमी हो जाएगी तो उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, और उसके विपरीत यदि शरीर में थायराइड हार्मोन की अधिकता हो जाएगी तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। उसके अलग अलग सिम्टम्स मिलेंगे अपने को और उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग रहता है। जी, लेकिन क्या ड्रॉबैक्स क्या है सर, अगर ये कम ज़्यादा सीक्रेट ओवर एक्टिव थायराइड या अंडर एक्टिव थायराइड, तो इसमें क्या डिफरेंस पड़ता है? देखिए, किसी भी मैंने पूर्व में मैंने बताया है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है और जो थायराइड हार्मोन सेक्रेट करता है वो शरीर के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि मान लीजिए किसी भी चीज़ की अधिकता या उसकी कमी, ये आप जानते हैं वो नुकसानदायक होती है। तो यदि थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है तो शरीर में बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे आपका हार्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी, हार्ट रेट कम हो सकती है, पेशेंट जो होता है वो मोटा हो जाएगा, बालों की कमी हो सकती है उसमें, और आवाज़ में भी चेंजेस आ सकते हैं। इसके विपरीत इसके साथ साथ यदि हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट को है तो पसीना कम आएगा, ठंड ज़्यादा लगेगी। इसके विपरीत यदि हाइपरथायराइडिज्म है, मतलब उसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है शरीर में, तो मरीज़ को थोड़े से में ही बहुत ज़्यादा गर्म लगने लगेगी, पसीना आएगा, पाल्पिटेशन जिसमें धड़कन महसूस होना वो पता चलेगा। मरीज़ जो होगा वो एकदम दुबला पतला सा रहेगा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा हो जाएगा कि शरीर की ऊर्जा खत्म होगी। तो मरीज़ का जो व्यक्तित्व है वो एकदम दुबला पतला शरीर रहेगा। जी,
सर ये थायराइड जो है इवन हेयर एंड नेल्स से भी कुछ वास्ता रखता है, हाँ, तो हाउ डज इट इफेक्ट? देखिए क्या होता है ना, थायराइड, वही मैंने बताया, थायराइड जो हार्मोन है अपनी बॉडी में कैलोरीज मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कैलोरी मतलब अपना जो कार्बोहाइड्रेट है, ये हर चीज़ के लिए ज़रूरी रहता है। तो यदि हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा तो जैसा होता है कि बाल झड़ना, जैसे बाल कम हो जाना, और इवन नेल्स में भी ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं। तो यदि हार्मोन लेवल कम होता है तो इसकी वजह से ये परेशानियाँ हो सकती हैं मरीजों को। इसको रेक्टिफाई किया जा सकता सर? जी, ऐसा क्या है कि यदि नॉर्मल यदि हाइपोथायरॉइडिज्म है मरीज का, तो यदि जांच में हमें पाया जाता है तो आजकल जो ओरली मतलब मुंह से दवाई आती है थायराइड के लिए, वो दे के हम पेशेंट की थायराइड लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। वंस इट इज नॉर्मल तो हेयर फॉल भी कम हो जाता है? हाँ, यदि बॉडी का नॉर्मल यदि आ गया, थायराइड हार्मोन नॉर्मल आ गया, तो ये हेयर फॉल वगैरह बीमारियां जो है वो कम हो जाती हैं। जी, एक और टर्म है सर जैसे पैराथायराइड, ये क्या होता है? देखिए, पैरा का मतलब होता है साइड, हाँ, और थायराइड जो मतलब थायराइड के बाजू में है उसको बोलते हैं पैराथायराइड। ये भी एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथि होती हैं जो कि शरीर में 4 होती हैं, जिसको 2 सुपीरियर बोलते हैं और 2 इन्फीरियर होती हैं। इनका मुख्य काम जो है जो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को स्थिर रखना होता है। मतलब यदि शरीर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है तो ये हार्मोन सेक्रेट होता है, और उससे जो कैल्शियम जो है ब्लड में एक नॉर्मल लेवल पे बना रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम जो होता है नॉर्मल रहना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये मांसपेशियों को इफेक्ट करता है। तो यदि कैल्शियम आपका नॉर्मल रहेगा तो ये मांसपेशियाँ आपका फंक्शन अच्छे से कर पाएंगी। तो इसके डिसफंक्शन के कारण जो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह सब डेवलप होता है? देखिए क्या है, यदि कोई भी चीज़ है, मेन प्रॉब्लम ये होती है कि अधिकता किसी चीज़ की या कमी वो परेशानी का सबब होती है। तो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो एक मैनेज करता है, उसके अपोजिट में एक हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन जो कैल्शियम को कम करता है ब्लड में। तो इन दोनों का एक संतुलन मेंटेन करना जरूरी रहता है। शरीर जो उसको मेंटेन करता है, जैसे हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में जो पैराथायराइड हार्मोन बढ़ेगा, उसको रोकने के लिए कैल्सिटोनिन हार्मोन रहेगा जो कम करेगा। तो उससे कैल्शियम का जो एक लेवल है जिसको 8.5 से 10.5 नैनोग्राम पर mg/dl बोलते हैं, नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम ब्लड में, वो मेंटेन रहता है। तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगी। लेकिन यदि ये ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे किसी भी कारणवश, तो वो हड्डियों से कैल्शियम एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा और उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। मतलब एनीथिंग इन एक्सेस और डेफिशिएंट विल कॉज द प्रॉब्लम। जी, कॉजेस क्या हो सकते हैं सर इसके? मतलब थायराइड के जो कैंसर्स वगैरह होते हैं वो किस कारण से? देखिए, थायराइड कैंसर जो जनरली अपन देखते हैं वो महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होते हैं कंपेयर पुरुषों की अपेक्षा में। दूसरी बात यह है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसको ऑटोइम्यून बीमारियां बोलते हैं, उसके कारण पेशेंट को हो सकता है। कुछ अनुवांशिकी बीमारियां हैं जैसे फैप और काउडन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, उसके कारण थायराइड कैंसर हो सकता है। बचपन में किसी को रेडिएशन दिया गया हो नेक पे, जैसे लिम्फोमास वगैरह में रेडिएशन किसी को देते हैं, उस कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। हम पोस्ट ऑपरेशन के बाद जनरली जैसे मुंह के कैंसर की सर्जरीज वगैरह करते हैं, उसमें भी रेडिएशन देते हैं, उसके कारण भी एक संभावना रहती है थायराइड कैंसर डेवलपमेंट होने की। जी, थायराइड की बात करें सर तो कैंसर भी उसके साथ रिलेटेड है। थायराइड कैंसर कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनके, सॉरी डिसएडवांटेज? अच्छा, तो थायराइड कैंसर देखिए मुख्यतः अपन इसको थायराइड कैंसर को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर और दूसरा अनडिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि वो फॉलिकुलर सेल से अराइज होते हैं जिनकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पैपिलरी जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और दूसरा होता है फॉलिकुलर। अनडिफरेंशिएटेड की बात करें तो वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उसमें आते हैं मेडुलरी थायराइड कैंसर और एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। तो मुख्यतः 4 प्रकार के यदि आप देखें तो पैपिलरी, फॉलिकुलर, एनाप्लास्टिक और मेडुलरी, ये 4 प्रकार के कैंसर थायराइड में मिलते हैं। बट हाउ डेंजरस आर दे? मतलब उससे लॉन्गेविटी हमारी लाइफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, ये जो कैंसर्स होते हैं उसमें यदि अनडिफरेंशिएटेड बात किया जाए तो अनडिफरेंशिएटेड कैंसर ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उसमें सबसे खतरनाक आप मान चलिए एनाप्लास्टिक, उसके बाद मेडुलरी, फिर फॉलिकुलर, फिर पैपिलरी, इस प्रकार से रहते हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ डेंजर क्या लाइफ शेल्फ लाइफ क्या रहती है सर वंस ये कैंसर अफेक्ट हो गया? देखिए, whether it is any type of cancer? नहीं, यदि डिफरेंशिएटेड कैंसर है जैसे पैपिलरी या फॉलिकुलर कैंसर्स हैं, खासकर पैपिलरी कैंसर की बात की जाए तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। मतलब पेशेंट नॉर्मल लाइफ तक जा सकता है यदि वो फॉलोअप में आ रहा है और पूरा कैंसर निकल गया है तो। लेकिन एनाप्लास्टिक और मेडुलरी कैंसर की जो है वो ज़्यादा खतरनाक वैरायटी ऑफ कैंसर्स होते हैं। एनाप्लास्टिक की जो कैंसर होता है जब डिटेक्ट होता है तो पेशेंट की लाइफ कम होती है बेसिकली। वो डिपेंड करता है कितना परसेंटेज ऑफ कैंसर ने शरीर में फैल चुका है, वो तब हमें पता चलता है। जनरली एनाप्लास्टिक कैंसर को हम स्टेज 4 कैंसर ही बोलते हैं। मतलब वो स्टेज 4 का मतलब आप समझिए कि टर्मिनल कैंसर ही है एनाप्लास्टिक में। जी सर, हम लोग अभी भी उतने सतर्क नहीं है कैंसर के मामले में या अदर डिजीज़ के बारे में, तो कैसे पता चल सकता है कि एक पर्सन को कैंसर हो गया है? बिकॉज इसके एक्सटर्नल सिम्टम्स जल्दी नज़र नहीं आते और न ही उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं।
देखिए ऐसे पता करने के लिए क्या है, यदि हम एक चीज़ देखें कि यदि किसी को पारिवारिक कोई बीमारी है, यदि थायराइड की पहले उनको कैंसर है परिवार में, हेरिडिटी, तो यदि हेरिडिटी किसी को कैंसर की शिकायतें हैं, उनके माँ बाप को, बच्चों को, भाई को, तो उनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि किसी कोई को रेडिएशन दिया गया, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि किसी को रेडिएशन दिया गया है, तो उसमें रिस्क ज़्यादा रहती है। तीसरी चीज़ है कि जैसे जेनेटिक बीमारियाँ हैं, जेनेटिक बीमारियाँ मतलब है कि आपके जीन्स में कुछ प्रॉब्लम्स है। यदि जेनेटिक बीमारियाँ हैं जैसे मेन सिंड्रोम वगैरह है, उन बीमारियों में जिसमें आपकी जीन ऑलरेडी डिफेक्टिव हैं, तो उन बीमारियों में कैंसर, थायराइड कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मूलतः है ये बीमारियाँ यदि होंगी तो अपने को ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। साथ में यदि सिम्टम्स की बात की जाए, हाँ आपने सही बोला कि सिम्टम्स बाद में आते हैं, पर यह है कि यदि अपने को मिल रहा है, मतलब गले में कोई गठान मिल रही है, तो हमें तुरंत किसी डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, और वो भी कोई स्पेशलिस्ट हो तो बेटर है। जब थायराइड की बात करें सर, तो नोड्यूल्स की बात आती है, तो अगर नोड्यूल्स होना क्या है, हम मान के चलेंगे कि वो कैंसर ही हो सकता है बिना मैलिग्नेंट? नहीं, देखिए जो अपना लिटरेचर में बताया गया है, जो नोड्यूल्स होते हैं, जो नॉर्मल में 7 to 15%, मतलब यदि आप 100 मरीजों को देख रहे हैं, उसमें करीब 80 से 85% जो नोड्यूल्स होते हैं वो नॉन कैंसर होते हैं, मतलब उसमें कैंसर नहीं होता है। सिर्फ 7 से 15% केसेस में ही जो थायराइड नोड्यूल्स होते हैं वो कैंसर्स होते हैं। तो हर नोड्यूल कैंसर होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि नोड्यूल यदि है तो उसकी जाँच जरूरी है। वो कैंसर हो भी सकता है, क्योंकि 7 से 15% केसेस में है, और वो किस कंडीशन में मरीज हमारे पास आ रहा है वो हमें देखना पड़ता है। दो इट मे नॉट बी डेंजरस। हाँ, इट मे नॉट बी डेंजरस, लेकिन हमें जांच हर चीज़ करानी चाहिए। यदि कोई नोड्यूल है बॉडी में तो उसको एक बार जरूर जांच करा लेनी चाहिए, ये कंफर्म करने के लिए ये कैंसर है या नहीं है। जी, सिम्टम्स क्या रहते हैं सर? क्योंकि जैसे मैं बता रहा था अभी 2 मिनट पहले कि सिम्टम्स जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं या फील नहीं होता, नॉर्मल फील करता है वो, तो व्हेन टू नो अबाउट द सिम्टम्स? देखिए क्या है कि मैंने आपको पहले बताया कि जो रिस्क ग्रुप है, जैसे जिसको पारिवारिक है या जेनेटिक चेंजेस है, उनको तो ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। साथ साथ में जिसको यदि कैंसर की यदि गठान कोई गले में मिल रही है, कोई भी छोटी मोटी गठान भी, तो उसको पहले अपने थायराइड की जांच करानी चाहिए। जनरली कैंसर्स में पेशेंट हाइपोथायराइड रहेगा या यूथायराइड, मतलब कि थायराइड लेवल नॉर्मल भी रहेगा या कम रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। मतलब हाइपोथायराइडिज्म में जनरली कैंसर नहीं होता है। जनरली हाइपोथायराइड या यूथायराइड कंडीशन में पेशेंट रहता है तो वो हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन कोई भी गठान गले में या और कहीं पे यदि है उसको, तो उसको तुरंत डॉक्टर संपर्क करना चाहिए जी। हम ये रिकमेंड नहीं करते हैं, या रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है कि हर मरीज को जाके थायराइड की जांच करानी चाहिए, लेकिन यदि गठान है तो ये माना जा रहा है कि वो एक बार चला जाए डॉक्टर्स के पास जांच कराने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि वो जो है वो कैंसर नहीं है। इवन अदरवाइज अगर हम एक रेगुलर चेकअप कराते रहे तो दिस कैन बी कॉट। देखिए रेगुलर चेकअप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्ट्रासाउंड नेक का नहीं कराते हैं, हम लोग थायराइड हार्मोन टेस्ट करवाते हैं। मैंने वही बताया कि थायराइड कैंसर जो होते हैं उसमें जो थायराइड हार्मोन की लेवल होता है वो कभी बहुत केसेस में नॉर्मल मिलता है। तो यदि आप ये मान चलें कि थायराइड ब्लड टेस्ट करवाने से हमें थायराइड कैंसर पता चल जाएगा, वो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है ना। तो थायराइड कैंसर से ब्लड टेस्ट से नहीं पता चलेगा, यदि आपको नेक का अल्ट्रासाउंड या फिर नेक से फेनेसी कराना पड़ती है, यदि हमें ऐसा सस्पिशन लगता है तो। बाकी ब्लड टेस्ट से अपने को थायराइड कैंसर नहीं पता चलता। आज से कुछ साल पहले अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस इसका इतना ऑथेंटिक नहीं हुआ करता था या एश्योरेंस नहीं था, लेकिन आजकल मॉडर्न टेक्निक्स है जिससे आप लोग डायग्नोस करते हैं। वो कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आजकल करते हैं? देखिए जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है कैंसर का, उसमें आजकल जो है वो एफएनएसी बहुत ज़रूरी है। एफएनएसी का मतलब होता है एक सुई परीक्षण होता है जो नोड्यूल मिलता है उससे हम लोग कराते हैं। वो उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी रहती है, यदि उसमें हमें मिलता है तो उसमें लगभग क्लियर ये हो जाता है कि ये कैंसर है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुछ थायराइड स्कैन भी होते हैं जो अपन कराते हैं, वो देखने के लिए कि जो नोड्यूल है वो हॉट नोड्यूल है या कोल्ड नोड्यूल है, और जो कोल्ड नोड्यूल में होता है उसमें कैंसर की संभावना ज़्यादा रहती है। जनरली मुख्यतः जो हम लोग जो करा रहे हैं टेस्ट वो कराते हैं एफएनएसी ही, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाए, 100% श्योरिटी हो जाती है कि ये जो गठान है गले में वो थायराइड कैंसर है या नहीं है। एक जब हम थायराइड की बात करते हैं तो एक फैक्टर आता है, बल्कि एक नहीं दो केमिकल्स आते हैं, एक आयोडीन और एक सेलेनियम। तो इनका क्या रिश्ता बनता है सर, थायराइड, आयोडीन, सेलेनियम? देखिए ये दोनों अपने सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स हैं। बेसिकली ये बोला जाता है कि मतलब बहुत कम मात्रा में इनकी ज़रूरत पड़ती है शरीर को, आयोडीन और सेलेनियम की। सेलेनियम एक्चुअली जो होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है वो एक जनरल कैंसर को प्रिवेंट करने में एक हेल्प करता है। एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कैंसर रोकथाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ग्लूटाथियोन फैक्टर्स के साथ इफेक्टिव करता है, तो जिससे शरीर में कैंसर होने की संभावना कम रहती है। और आयोडीन मैंने बताया क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी केसेस में भी ये पाया गया है, जैसे फॉलिकुलर कैंसर थायराइड जो होते हैं वो आयोडीन डेफिशिएंट पेशेंट मिलते हैं। मतलब किसी को आयोडीन डेफिशिएंसी है तो उनका फॉलिकुलर वैरायटी जो कैंसर मैंने आपको बताया थायराइड का, वो ज़्यादा होता है।
तो इसीलिए मैंने बताया कि ये सेलेनियम भी शरीर के लिए ज़रूरी है, पर बहुत सूक्ष्म एलिमेंट है, बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है सेलेनियम की। जी, ये इसीलिए पूछा सर क्योंकि एक सॉल्ट कंपनी, नाम तो नहीं ले सकता अभी, लेकिन उस कंपनी ने आयोडाइज सॉल्ट बनाया है और उसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी, इवन WHO का केस गया था। तो वेदर इट शुड बी इन एक्सेस या इट नीड नॉट बी, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग तो बिना आयोडीन सॉल्ट खाते थे। देखिए आयोडीन जो है, आयोडीन इम्पॉर्टेंट होता है शरीर में बहुत ट्रेस एलिमेंट्स के लिए। जो आयोडीन जो अपने हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन रहती है, जो तराई अंचल में रहते हैं, हिमालय के तराई में रहते हैं, उनको खासकर ये घेंघा रोग होता था। तो उनमें जब ये पाया गया तो उनको ये पता चला कि भाई जो आप जो खाना लेते हैं या पानी लेते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा कम है। उसके कंपैरिजन में जो लोग कोस्टल बेल्ट में रहते हैं, मतलब जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं, जो मछली वगैरह का सेवन ज़्यादा करते हैं, सी फूड से खाते हैं, उनमें ये जो घेंघा रोग है वो नहीं होता है। तो उनमें जब पाया गया कि भाई थायराइड जो इसमें इंपॉर्टेंट मैटर है वो आयोडीन है, जो दोनों में डिफरेंस कर रहा है। तो आयोडीन चूँकि सी फूड में मिलता है हमें, तो उन लोगों को घेंघा रोग वगैरह नहीं होता है। तो इसीलिए आयोडाइज सॉल्ट्स अपन देने लगे हैं, लेकिन आयोडीन की एक बहुत कम मात्रा चाहिए रहती है बॉडी के लिए, जिससे घेंघा रोग नहीं हो। तो क्या ये जो सॉल्ट में आयोडीन पाया गया था दैट वाज इन एक्सेस टू द नॉर्मल बॉडी रिक्वायरमेंट? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, फिर ये बॉडी अपने आप को सेक्रेट कर देती है आयोडीन को, लेकिन ये है कि आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन, ये आयोडीन जरूरी होता है सॉल्ट्स के अंदर। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की बात करें सर, तो किस किस्म के ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आजकल अवेलेबल है? देखिए थायराइड में बेसिक यदि कैंसर है, यदि आप देखा जाए तो थायराइड कैंसर्स में बेसिकली सर्जरी बहुत ज़रूरी होती है। और ऐसी कंडीशन यदि हमें डिफरेंशियल थायराइड कैंसर मिलता है तो सर्जरी करने से पेशेंट ठीक हो सकता है। सर्जरी के पश्चात भी हम लोग कुछ और ट्रीटमेंट करते हैं जिसको रेडियो आयोडीन थेरेपी बोलते हैं। यदि हमें ऐसा कंडीशन मिलती है जिसमें रिस्क फैक्टर इंटरमीडिएट या हाई रिस्क फैक्टर्स पेशेंट आता है, तो उसमें फिर हम ऑपरेशन के बाद एक आयोडीन थेरेपी भी देते हैं। आयोडीन थेरेपी देने के बाद ये हो जाता है कि मरीज की जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा है ना। और सर्जिकल एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो आजकल मिनिमल इन्वेजिव भी आ गए हैं, जिसमें हम एंडोस्कोपिक के थ्रू या मिनिमल एसेस के थ्रू भी थायराइड निकालते हैं, वो सर्जिकल एस्पेक्ट्स में है। दूसरी चीज़ें हैं कि यदि मेडुलरी थायराइड कैंसर वगैरह है, जो ज़्यादा खतरनाक कैंसर्स हैं, उसमें कभी कभी सिकाई या फिर कुछ दवाइयाँ जैसे मेडुलरी में आई हैं, वो जैसे TKI जिसको बोलते हैं, वो भी आजकल इस्तेमाल की जाने लगी है। उससे भी ये पाया गया है कि जो मरीज़ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, प्रोग्नोसिस है, वो अच्छी होती है। जी, अगर हम सुनते हैं कि अल्कोहल जो है वो भी इंजेक्ट किया जाता है थायराइड सेल्स में ताकि वो कैंसर जो है सबड्यूड हो जाए, कहाँ तक सही है? देखिए कोई भी चीज़ ऐसी है वो प्रूवन नहीं है। एक्चुअली जब अल्कोहलिक इंजेक्शंस होते हैं, मतलब एक ट्रायल एंड एरर है, वो यदि अभी गाइडलाइंस में नहीं आया कि हम अल्कोहल इंजेक्ट करें, मेनली यदि पॉसिबल होता है तो सर्जरी बेस्ट ऑप्शन होता है। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है सर इसके, एक्सेस केमिकल्स ड्रग्स का होगा? देखिए यदि आप मान चलें कि जो सर्जिकल यदि हम बात करें कि ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन के बाद क्या साइड इफेक्ट यदि आप बात कर रहे हैं, तो देखिए ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों को, मरीजों को, यदि आपने अच्छी जगह से ऑपरेशन नहीं करवाया है या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं करवाया है, तो मरीजों को जो बोलने में, जिसको हॉर्सनेस बोलते हैं, चेंज वॉइस में जो बोलने में उसमें घबराहट या फिर हॉर्सनेस आ जाती है। हॉर्सनेस क्योंकि अपनी जो नस होती है, रिकर्नलेंजल नर्व होती है, वो थायराइड के ग्लैंड के पास में होती है। तो बहुत बार ये पाया जाता है कि ऑपरेशन यदि किया जाता है तो वो नर्व डैमेज जाती है, तो इससे मरीज जो है बोलने में उनकी जो आवाज़ है वो बदल जाती है। तो पहली बात तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है पेशेंट्स को कि बोलने में दिक्कत आती है। दूसरी बात, यदि आप बाद में देखा जाए तो यदि हमने पूरा थायराइड निकाल दिया है तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन सप्लीमेंटेशन रखना पड़ता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड यदि निकल गए हैं तो आपको ऊपर से थायराइड देना पड़ेगा, तो पेशेंट को हमें लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन देना पड़ता है। तो दो कॉम्प्लिकेशन मेजर होते हैं। बाकी हम छोटा सा स्कार दे करते हैं तो किसी लेडीज़ को जो जिनका प्रोफेशनल ऐसा है तो उनको स्कार बन जाता है, तो थोड़ा रहता है, लेकिन ऐसा मेजर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन सच नहीं है इसमें। सर कैंसर को एक मिस्टीरियस डिजीज़ कहा करते थे पहले, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता था और पता चलने तक काफ़ी लेट हो गया रहता। इसको लेकर कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं डॉक्टर्स, तो क्या फाइंडिंग्स है सर? आर वी एडवांसिंग और स्टिल इन डार्क? देखिए क्या है ना, थायराइड हार्मोन, थायराइड सबसे मैंने बताया ना, थायराइड में दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, एक डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड जो वैरायटीज़ हैं। डिफरेंशिएट की बात करें तो उनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, मतलब वो यदि 30 से 40 साल की उम्र में भी होंगे तो मरीज कम से कम 70-80 साल तक जी जाता है, यदि वो पूरा ट्रीटमेंट लेता है और अपना रेगुलर फॉलोअप कराता रहता है। अनडिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर अभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यदि हम एनाप्लास्टी की बात करें तो वो स्टेज 4 में जाता है, तो पेशेंट की लॉन्गेविटी पहले से ही कम हो जाती है, मतलब वो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको अपन बोलते हैं वो पहले ही कम हो जाती है। दूसरी बात, मेडुलरी मेन जो अपना जो टारगेट था मेडुलरी थायराइड कैंसर पे, तो उसमें यदि किसी को ऐसा मिलता है कि मेडुलरी थायराइड कैंसर है, तो उसमें आजकल जो ड्रग्स मैंने बताई, TKIs और VEGF इनहिबिटर्स जो होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं।
यदि किसी के फैमिली में है यानी बच्चों को है तो उसमें हम पहले से ही थायराइड निकाल लेते हैं। मतलब यदि मैन सिंड्रोम है, जैसे भविष्य में बाद में मरीज को मेडुलरी थायराइड कैंसर हो सकता है, जिनके फैमिली में माता पिता को ऐसा सिंड्रोमिक है और बच्चों में पाया गया मिला है, यदि जेनेटिक फैक्टर मिला है, तो हम उसका बचपन में ही उसके थायराइड निकाल देते हैं। मतलब 1 साल या 6 महीने के अंदर अंदर उसके थायराइड निकाल देते हैं जी। तो उससे उसका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। डजंट दैट अफेक्ट देयर बॉडी टेम्परेचर? नहीं, उसके बाद हम उसको रिप्लेसमेंट देते हैं। हाँ। आपको थायराइड हार्मोन, मैंने वही बोला, रिप्लेसमेंट आपको देना पड़ेगा। यदि थायराइड आप निकाल देंगे तो उसका एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट आपको लगेगा। अक्सर सर आजकल के जो पेशेंट्स है वो काफ़ी सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए हैं, सेकेंड ओपिनियन की बात करते हैं, तो हाउ सेफ और इम्पोर्टेंट इज इट कि देखिए, सेकंड ओपिनियन इसलिए, देखिए जो भी मरीज जो आता है वो सीधे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता नहीं। भारतवर्ष में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मरीज है वो पेरिफेरी में किसी भी जो जनरल प्रैक्टिशनर है उसके पास जाएगा, या वो इस चीज़ को कभी कभी एकदम नॉर्मल ले लेता है कि हाँ ये ठीक है या कुछ ऐसा है या घेंगा है या कुछ भी बता देता है। उसकी ज़रूरत सेकंड ओपिनियन हमेशा किसी अच्छे सर्जन या डॉक्टर्स, मतलब जो भी उस फील्ड के हैं, उनसे लेना जरूरी रहता है। उससे 2 चीज़ का बेनिफिट होता है, आपकी डायग्नोसिस अच्छी हो जाएगी, और दूसरी बात, यदि डायग्नोसिस अच्छी होगी तो आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा, और ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा तो फिर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो जाएगी, और साथ साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी है। यदि आप सेकंड ओपिनियन लेते हैं किसी चीज़ के लिए, मान लीजिए किसी ने आपको बता दिया कि आपको ये कैंसर नहीं है, गठान है, कैंसर नहीं है, फिर भी जैसे हमारे पास ही मरीज आते हैं कहीं बाहर से, स्लाइड लेके आएंगे, बोलेंगे ये थायराइड है गया है, ये स्लाइड है, इसमें तो कैंसर नहीं बताया है, तो हम उसको दोबारा चेकअप कराते हैं, अपने स्पेशलिस्ट से दिखवाते हैं कि भाई ये जो स्लाइड उन्होंने दी है कि इसमें कैंसर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और हमें यदि ऐसा लगता है कि ये मरीज को कैंसर हो सकता है क्योंकि फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है, तो हम उसको एक बार फिर से रिपीट करवाते हैं, काउंसिल करवाते हैं कि आपको दोबारा करवाना चाहिए, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये कैंसर नहीं है। क्योंकि एक बार यदि कैंसर हुआ तो उसके ट्रीटमेंट जल्दी करने में ज़्यादा अच्छा है मरीज के लिए, ना कि बाद में। जी, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है सर, गॉइटर फॉर्मेशन। जैसे आपने कहा महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, तो क्या कारण गॉइटर है, क्या कैसे इतना लंप हो जाता है, इसके इल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, गॉइटर जो वर्ड है जिसको घेंगा रोज अपन भारतीय हिंदी भाषा में कहते हैं, ये एक असाधारण रूप से थायराइड ग्लैंड की वृद्धि होती है। मतलब वो जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड बढ़ने लगता है, वो असाधारण रूप से बढ़ेगा। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, आपने देखा जाए तो सबसे मुख्यतः कारण जो भारत में देखा गया है वो आयोडीन कमी है। मतलब यदि आयोडीन कम हो जाएगा तो बॉडी को थायराइड हार्मोन बनाने हैं तो वो एनराज हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो यदि काम जिस चीज़ को ज़्यादा पड़ना पड़ेगा तो फैलेगा, बड़ा हो जाएगा। तो वो एक फैक्टर है आयोडीन की कमी, जो मेन कारण है। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें थायराइड हार्मोन इनिशियली बढ़ जाता है, थायराइडाइटिस जैसी बीमारी है, कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां हैं उसमें बढ़ जाता है, और ग्रेव्स डिजीज एक बीमारी है, उसके कारण भी थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। तो बहुत से कौन कारण है, पर मुख्यतः कारण इसमें यह है कि थायराइड हार्मोन आयोडीन की कमी, जिसके कारण थायराइड हार्मोन कम बनता है। जी सर, बट डेंजरस नहीं है हम कैसे? देखिए, गॉइटर जो है ये एक तो डेंजरस नहीं है, मल्टीनोडुलर गॉइटर ऐसा डेंजरस नहीं रहता है, पर ये चीज़ें रहती हैं कि यदि नोड्यूल आ रहा है, वो हार्ड है ना, तो उसकी हमें एक बार सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए। कहीं भी कोई गठान हमें सिम्टम्स मिल रहा है, कहीं पे भी कोई ऐसा एरिया मिल रहा है जो सस्पिशियस लग रहा है, वहाँ से FNAC कराना जरूरी रहता है कंफर्म करने के लिए। पर मुख्यतः गॉइटर में कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं रहती, मतलब कम रहता है, परसेंटेज वाइज कम है, मतलब मोस्टली बेनाइन टाइप का। मोस्टली बेनाइन है, आयोडीन कमी से होगा तो बेनाइन ही है। जी, इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी सर कि इस दौरान, मतलब कैंसर को ट्रीटमेंट के दौरान डाइट पैटर्न में कुछ चेंजेस होने चाहिए, लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस होने चाहिए। देखिए, जो थायराइड ग्लैंड का कैंसर होता है ना, उसमें बेसिकली यही रहता है कि हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप कुछ डाइट्स ऐसी ना लें जिससे आयोडीन आपका कम हो। जो ब्रासिकेसा फैमिली है, जैसे आपके पत्ता गोभी वगैरह है, ये क्या है, आयोडीन बॉडी में आयोडीन की मात्रा कम करती है। तो उसको हम ये पेशेंट को ये बोलते हैं कि आप ऐसी डाइट्स अवॉइड करें यदि आपको ऐसा सिम्टम्स आ रहे हैं तो। दूसरी बात है, जो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि आप यदि रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो बेनिफिट ज़्यादा रहता है। पेशेंट को हम ये भी एडवाइस करते हैं कि आप फ्रूट्स ज़्यादा खाएं। फ्रूट्स में बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो ना सिर्फ थायराइड कैंसर को बल्कि अदर कैंसर्स को भी कम करने में हेल्प करती है। जी। तो खाने पीने में फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा करें। कुछ जो पदार्थ है, जैसे मैंने ये इसका बताया आपको, ये चीज़ें आप कम खाएं, तो जनरली कैंसर संभावना कम रहेगी। एंड अवॉइड जंक फूड वगैरह। जंक फूड ऑब्वियसली अवॉइड करना है, फैटी फूड नहीं खाने हैं। फैटी फूड खाने से ऑब्वियसली बात है, थायराइड तो ज़्यादा नहीं है उसका रिस्क फैक्टर में, लेकिन आपको कोलोन और अदर कैंसर बढ़ जाता है। एक सवाल जो शायद व्यूअर्स जो है उनके जहन में भी उठता होगा, और वो है कि वाई शुड आई गो टू HCG हॉस्पिटल? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी आपको यदि ग्रंथि में यदि कोई गठान आती है, गले में कोई गठान आती है, तो आपको हमेशा स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पहला ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। पहला ट्रीटमेंट, यदि आप मान चलिए कि पहला ट्रीटमेंट या आखिरी ट्रीटमेंट है आपका, यदि आप
किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, जैसे हमारे एससीजी हॉस्पिटल्स में क्योंकि सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं, तो यदि आप अच्छे डॉक्टर दिखाते हैं तो डायग्नोसिस अच्छी होती है। हमारे यहाँ पे डायग्नोसिस अच्छी होगी तो ट्रीटमेंट अच्छा होगा, और ट्रीटमेंट अच्छा होगा तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है आपको हमारे यहाँ पे आना। एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर हमारे पास है, और हमारे पास सारे टेस्ट अवेलेबल हैं जो हर चीज़ें करवा सकते हैं। चलते चलते क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा थायराइड ग्लैंड के बारे में कि जो थायराइड, यदि कोई भी गठान आपको गले में मिले तो उसको लाइटली ना लें, उसको हमेशा चेकअप कराएं। अपने परिवार में यदि किसी को थायराइड की शिकायत है तो प्लीज़ किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, ना कि किसी नॉर्मल डॉक्टर को। और यदि कोई सिम्टम्स आपको लग रहा है, गले में दर्द या फिर ऐसे जठरन या गठान, तो वो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।